एक बहुत पुराना गीत था, शायद प्रदीप का लिखा हुआ था, कवि प्रदीप का। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरी दुनिया को भ्रष्ट बताती थी। हर राजनीतिक दल को, हर नेता को आक्षेप करती थी। जंतर मंतर पर सबके चित्र लगाए गए थे, इंक्लूडिंग तब तक राष्ट्रपति नहीं बने थे प्रणब मुखर्जी, उनके भी। और इनकी अगर पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आप, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले इन्होंने उन नेताओं के बारे में क्या-क्या कह रखा है, आजकल जिनकी चौखट पर जाकर के नाक रगड़ रहे हैं, सहयोग हासिल करने के लिए। इसलिए सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदल सकती, जितने अरविंद केजरीवाल बदलते हैं। इन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इन्होंने शरद पवार के बारे में क्या कहा था वो भी सुनेंगे। लेकिन आज ये जानकर के मुझे ताज्जुब हुआ कि ये राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे से मिलने का टाइम मांग रहे हैं। इनका एक ट्वीट आया सुबह, इसमें इन्होंने कहा कि मैंने खड़गे और राहुल गांधी जी से मिलने का समय मांगा है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो राहुल गांधी के बारे में क्या-क्या कह चुके हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर है इस समय। मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसे मोदी जी डरा देंगे, सोनिया गांधी नहीं हूं जिसे झुका देंगे, हर अन्याय के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा हूं। फिर दूसरा ट्वीट, राहुल गांधी सोनिया गांधी या वाड्रा के खिलाफ मोदी जी सीबीआई रेड या एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। मतलब वो भी मानते हैं कि सीधी लड़ाई सिर्फ मुझसे है। अगला ट्वीट देखिए, चाहे राहुल गांधी सोनिया गांधी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो अंबानी चलाता है, इसको खत्म करना है। और फिर देखिए, सोनिया गांधी ने कहा सरकार चलाना बच्चों का काम नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये सब अरविंद केजरीवाल के सुविचार हैं कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और उन्हीं राहुल गांधी से वो मिलने का समय मांग रहे हैं। एक दिन पहले वो शरद पवार के पास भी गए थे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर को जोड़ लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष सर जी, प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वागत सर, है। नमस्कार। दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब ये शरद पवार से जाकर के मिलते हैं और उनको पुष्प गुच्छ भेंट करते हैं, तो आपको कुछ याद आता है? आपको और दर्शकों को मैं एक छोटी सी क्लिप जरा सुनवाता हूं अरविंद केजरीवाल की, और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद पवार उनके खिलाफ आरोप है। जब अब्दुल करीम तेलगी मामले में जब तेलगी का नार्को एनालिसिस किया गया, तो उसने पवार साहब का नाम लिया था कि पवार साहब भी तेलगी घोटाले के अंदर शामिल है, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। 2007 में पवार साहब के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गेहूं आयात करने के अंदर घोटाला किया है। इस देश के अंदर इतनी महंगाई है, एक आरोप ये लगता है उस महंगाई के लिए कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय भी जिम्मेदार है। 2007 अक्टूबर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शरद पवार, अजीत पवार और सदानंद सुले, जो शरद पवार जी के दामाद हैं, उनके खिलाफ और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के खिलाफ नोटिस जारी किए।
लंबा बोले थे, इसलिए मैं सारा तो नहीं सुनवाऊंगा, उतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये उस समय का इनका वीडियो है जंतर मंतर का, जब शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे और इनकी दृष्टि में बहुत ही भ्रष्ट किस्म के आदमी थे। इतने घोटाले, तेलगी सेलगी, और ये कल का चित्र इनका मुस्कुराते हुए और उनको पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। तो ये इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया युग पुरुष में? आपने सर सुना दिया शरद पवार का, राहुल गांधी का तो वो ट्वीट से दिखा किस तरह से राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे। वो किस तरह से सोनिया गांधी के लिए कहते थे कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो। और सर ये तो सामान्य चीज है, पूरा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये आंदोलन खड़ा किए थे। ये इनका पूरा आंदोलन ही तो उसी के खिलाफ था। और इसीलिए चूंकि उस समय देश उग्र था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉमनवेल्थ घोटाला आपको याद होगा, हर जगह पे दुर्गंध दिख रही थी। कोलगेट घोटाला, सुप्रीम कोर्ट में 2G और कोलगेट का मामला जबरदस्त चल रहा था। पूरे सरकार की बदनामी जब हो रही थी तो केजरीवाल ने उसे एजेंडा बनाया और जनता के आक्रोश को एक तरह से एब्जॉर्ब करके वो अपने आप को आगे ले गए। उस समय एक तरह से भावनाओं का उन्होंने वो खेल किया। लेकिन ये आदमी कुछ ही दिनों बाद नग्न हो गया, ऐसा नहीं कि आज नग्न हो रहा है सर। जिस पार्टी के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ इसने आंदोलन चलाया, जब सरकार बनी उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से सरकार बना ली। भले ही कुछ ही महीने में सरकार गिर गई, लेकिन उसी कांग्रेस, फिर उस कांग्रेस को पूरी तरह से दिल्ली में निगल लिया। 15 साल तक जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में एक छत्र थी, शीला दीक्षित के काम से हमारा वाकिफ है कि दिल्ली में आज आपको और हमें जो भी बदलाव दिख रहा है वो शीला जी के कार्यकाल का है। आज सड़क पे पूरे दिल्ली में आपको कुछ भी, चाहे वो ब्लू लाइन से DTC में बदलाव, आप और हम NCR में रहते हैं, आपने भी सर सफर किया होगा दिल्ली के ब्लू लाइन बसों में, क्या स्थिति थी। और आज अब नहीं मिल पाता है अवसर, क्योंकि हम लोग दिल्ली के बाहर नोएडा, गाजियाबाद में रहते हैं और थोड़ा वक्त बदल गया। लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन में लाख गुना बेहतर हुआ है। केजरीवाल की इसमें भूमिका क्या है? फ्लाईओवर का शहर हो गया दिल्ली। कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल में कुछ काम हुआ है पॉजिटिवली, लेकिन जिस पार्टी के विरोध में, जिस सिद्धांत के विरोध में व्यक्ति आया, उसी को निगल गया। ये तो आपने उसकी कहानी सुनाई सर। ये पहुंच गए उद्धव ठाकरे के घर में, वो वीडियो देख रहा था। पूरी बेइज्जती उद्धव ठाकरे के यहां हो रही है। उद्धव ठाकरे आसन पर बैठ गए खुद और इन चिरकुटों को स्टूल पे बैठा दिया और पूरा कुनबा लेकर के गए थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिसने केजरीवाल को आइटम गर्ल कहा कि आइटम गर्ल में भी राखी सावंत इससे बेहतर है। उस उद्धव ठाकरे की चरण चाटने गए थे ये। अब ये क्यों गए थे? आपने एक चीज सुना है, मैंने वो देखा नहीं था, कि केजरी का ट्वीट कि मैंने समय मांगा है मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से। ये राहुल गांधी कौन है भाई? मल्लिकार्जुन खड़गे तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी कौन है? एक सजायाफ्ता अपराधी जो मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है। कांग्रेस जैसी पार्टी में आज उसका कोई पद नहीं है, तुम उसके सामने गिरा रहे हो। ये सामान्य बात नहीं है सर। दरअसल आपको याद होगा पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को बुलाया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को जम करके फटकार लगाया गया कि तुम यदि अरविंद केजरीवाल को अहमियत दोगे तो हम तुम्हें साइड मानेंगे। और टाइट किया कि अरविंद केजरीवाल हमारे वोट बैंक पे कब्जा कर रहा है। दिल्ली उसने कब्जा कर लिया, पंजाब छीन लिया, गुजरात में जाकर के जमीन छीनने की कोशिश की, कर्नाटक में मना करने के बाद भी वहां गया। तो कांग्रेस को ये गुस्सा है कि केजरीवाल के कारण कर्नाटक में उसकी सरकार नहीं बन पाती, क्योंकि केजरीवाल जो वोट काट रहा था वो कांग्रेस का काट रहा था। तो कांग्रेस के अंदर अब शुरू में तो कांग्रेस को लगा कि मेरे खिलाफ जो गुस्सा है वो बीजेपी को ना मिल पाए, वो सीट कांग्रेस केजरी ले ले। लेकिन अब जब आत्मघाती फैसला कांग्रेस को लग रहा है केजरी को खड़ा करना, जब ये एक तरह से वो क्या कहते हैं, जो मैं भूल रहा हूं चीजों को, जो आप हाथ जिसके ऊपर रख दे वही खत्म हो जाए, भस्मासुर कह लीजिए, ये भस्मासुर बन गया जब कांग्रेस के लिए। तो अब इस भस्मासुर को नष्ट करना चाहती है कांग्रेस। सर इस सामान्य बात नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से समय मांग रहा है, इसके लिए केजरीवाल ट्विटर पे गिरा रहा है। मतलब हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हो कि राहुल जी तुमसे तभी मिलेंगे जब तुम पब्लिकली कह दो कि तुम समय मांग रहे हो, मतलब तुम गिरा रहे हो। ये बेहद असामान्य लगता है मुझे कि ट्विटर पे ये कहना कि मैंने समय मांगा है,
ये शरद पवार के लिए समय मांगा है तो नहीं पूछा, तुमने बताया, तुमने उद्धव ठाकरे के लिए तो नहीं बताया, ममता बनर्जी से मिलने जा रहे समय मांगे नहीं बताया। क्या ममता बनर्जी से राहुल गांधी का कद ज्यादा बड़ा है क्या? तो ये दिखाता है कि कांग्रेस ने इसे जमीन पर लिटा दिया है। वो अध्यादेश का जो मामला है जिसे केंद्र सरकार ने दबा दिया सर, वो सुप्रीम को पहली बार मोदी सरकार ने, जो हम लोग लगातार, मैं अपने शो पे कहता था कि एक समय ऐसा आएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उठा करके फेंक देगी कि नहीं मानते हम, जिस तरह से राजीव जी ने किया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार लक्ष्मण रेखा ऐसा साफ लगा कि उल्लंघन किया है, और इस अध्यादेश के मामले में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार अध्यादेश ले आई, संसद से इसे पास कराने का। सुप्रीम कोर्ट को लग गया कि अब खेल हो गया, इसीलिए अभिषेक मनु सिंह भी जब इसके खिलाफ गए कि कंटेम्प्ट कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब उसका हाथ बंध गया, आने वाले समय में दिल्ली को राज्य की मान्यता खत्म हो सकती है। सरकार यदि मूड में आई तो दिल्ली की राज्य की मान्यता खत्म होगी, और जेल जाना तो सर इस आदमी का अब तय लग रहा है। क्योंकि जिस चीज पर हम लोग आने वाले हैं, वो जो एक टाइम्स नाउ ने दिखाया है, उस वीडियो से तो साफ है कि अब बारिश इस केजरीवाल की, उससे पहले क्या वो सौरभ भारद्वाज की होगी जो सत्येंद्र जैन की जगह पे है। इन सब की कुंडली खुल गई है। ये गिड़गिड़ाहट, ये ट्विटर पे आकर के तलवा चाटना, ये साफ दिख रहा है कि केजरीवाल का कांड हो गया सर। शीश महल पर आने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक और ऑडियो सुनवाता हूँ। वीडियो में इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, कई बार कॉपीराइट का मसला हो जाता है। जी जी। सोनिया गांधी के बारे में इन्होंने क्या कहा था, जरा ये मैं सुनवा देता हूँ। उसके बाद एक संजय सिंह का और वीडियो है, उसका भी ऑडियो सुनवाता हूँ कि उन्होंने अलग अलग उन दलों, चेहरों के बारे में क्या कहा था जिनकी चौखट पर जाकर के आजकल ये नाक रगड़ रहे हैं। जरा देखिए सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में रिश्वतखोरी हुई है। इटली की एक अदालत ने, इटली वालों ने जांच भी करा ली, ऑर्डर भी हो गए। इटली की एक अदालत ने ऑर्डर दिया है कि उसमें रिश्वतखोरी हुई, रिश्वत दे के और वो हेलीकॉप्टर्स बेचे गए। उस ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल जी का नाम है, कई लोगों के नाम है, कई सीनियर। अगर मोदी सरकार वास्तव में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करना। पहले केजरीवाल की आवाज थी, अब उनके चेले और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह की आवाज है। और इसके बाद ये कितना बदल गए हैं। 2023 में फिर एक रिपोर्टर ने पूछा तो उन्होंने सोनिया गांधी को बहुत ही ईमानदार बताया। चाहते हैं तो सोनिया गांधी से लेके अहमद पटेल से लेके एसपी त्यागी से लेके बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं का नाम अगस्ता डील में है। आपकी नजर में तीनों में ज्यादा ईमानदार कौन है? नहीं, मतलब निश्चित रूप से अगर आप बात करेंगे, सोनिया गांधी जी हैं, उनका अपना कांग्रेस पार्टी में जब से वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, मैं समझता नहीं कि कोई उनपे भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो या कोई ऐसी बात हो। ठीक है, कितने बदल गए हैं ये लोग। अच्छा, मैं आपके पास आने से पहले एक और सुनवा देता हूं दर्शकों को। बहुत छोटी सी क्लिप है। ये संजय सिंह ने किन किन को लपेटा था, किस तरीके से लपेटा था, वो ये एक शो करता है कि ये लोग एक्चुअल में किस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे। चलिए मैं आपके पास आ जाता हूं, अभी वो खुल नहीं रहा है। तो ये जो हालात हैं मनीष जी इनके, कि पहले सोनिया गांधी अभी मतलब आरोपी थी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में, और आज सोनिया गांधी के दरवाजे पर भी पहुंचने को तैयार हैं। बिल्कुल, कहावत ने कितने ही बदले बदले से सरकार नजर आते हो। ये साफ दिख रहा है कि जब बुरा वक्त आया है, अब कांग्रेस पार्टी को ये भस्मासुर बन करके निगलने लगे। कांग्रेस को अपना वजूद संकट में लग रहा है। 3 राज्यों में चुनाव है सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसी साल होना है। तो केजरी कहीं इन राज्यों में ना कूदे। केजरी को बहुत कीमत अदा करनी होगी। केजरी को लग रहा है कि कांग्रेस को डर लग रहा है कि यदि थोड़ा सा भी वोट इसने काट लिया तो मध्य प्रदेश में सरकार कमलनाथ की थी,
कुछ लोगों ने नोटा सोटा कर दिया, तो शिवराज चौहान की सरकार चली गई थी, कमलनाथ जी की सरकार बना हो गई थी। वैसे ही बहुत का अंतर नहीं है। इस देश में इन तीनों राज्यों में 2018 के आखिर में चुनाव होते हैं। तीनों राज्य जो भाजपा शासित थी वो कांग्रेस की हो जाती है, और कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस इन 3 राज्यों में मात्र 3 सांसद अपना लापता। राजस्थान में एक भी नहीं, जब अशोक गहलोत की सरकार ही, उनका बेटा खुद हार गया। मध्य प्रदेश में एक भी सांसद नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ का बेटा सिर्फ नकुलनाथ जीत पाए। छत्तीसगढ़ में मात्र 2। तो कांग्रेस के लिए सदमा था, और इसीलिए राहुल गांधी उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के, चाहते थे कि तीनों राज्य के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, और उन्होंने खुद को दिया, लेकिन तीनों ने नहीं दिया। बाद में कमलनाथ की सरकार चली गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए। अब सोचिए कि यदि विधानसभा चुनाव में कुछ परसेंट वोट यदि केजरी ने काट लिया अपने झूठ और मक्कारी से, सपना दिखा करके, तो क्या होगा कांग्रेस का? तीनों के तीनों राज्य में, एक राज्य में तो पहले से गायब है, दोनों राज्य से गायब हो जाएगी। मुझे लगता है केजरीवाल से एक बहुत बड़ा डील होगा, और हो सकता है कि पंजाब लेवल पे भी हो, क्योंकि केजरीवाल को अब गर्दन फंसता हुआ साफ दिख रहा है। पूरी मक्कारी की हवा निकल गई है। ये जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन के लिए धरती पर सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री कहते थे, उनका हाल देख लीजिए। धरती पर सबसे बड़ा शिक्षा मंत्री जो जाके न्यूयॉर्क टाइम्स में छप पाए, ये हाल हम और आप नहीं बता रहे हैं। ये हाल ऐसा है कि अदालतों तक से, सुप्रीम कोर्ट तक से सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली। आज मिली है अंतरिम जमानत। किस लिए मिली है? बीमारी के नाम पर। क्यों बीमारी? यही सत्येंद्र जैन हट्टा कट्ठा जवान नजर आता था जब तक तिहाड़ जेल इसके अंदर में था। ऐसा क्या हुआ कि सौरभ भारद्वाज के अंदर तिहाड़ जेल आया तो सत्येंद्र जैन मरने लगे? झूठ बोल करके मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट से जमानत मांग रहे थे कि मेरी बीबी बीमार है, अस्पताल में है। जब चोरी पकड़ी गई इन धूर्तों की, और अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू जी ने बताया कि नहीं ये मक्कार आदमी है, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बीबी घर पे मौज ले रही है, और ये जो है एक पत्नी के नाम, तो वो अर्जी वापस ले ली। वो अंतरिम जमानत थी। मतलब इन लोगों को ऊपर की अदालत तक जमानत नहीं दे रही, और मक्कारी कर रहे हैं कि मोदी ने मुझे फंसा दिया। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिल रहा है, और मिला किस लिए? कि मर न जाए कहीं तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन मर न जाए, इसका प्रॉपर इलाज हो पाए। और इलाज कहां हो रहा है? अपने अस्पताल में, सरकार के अस्पताल में। ताकि भाई एम्स में, दिल्ली में तो एम्स भी है, एम्स में क्यों नहीं इलाज करा रहे हो? इसलिए कि चोरी पकड़ी नहीं जाए। कि ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी दवा देकर के सत्येंद्र जैन को मारने की कोशिश की जा रही है। जो केजरीवाल सब पे आरोप लगाता है, उसके ऊपर भी तो आरोप बनता है कि ऐसा क्या है कि तिहाड़ जेल तो तुम्हारी है। और यही तिहाड़ जेल का मंत्री सौरभ भारद्वाज, जब मनीष सिसोदिया जेल गए, मनीष सिसोदिया कहा कि तिहाड़ जेल तो हमारी बपौती है, हम अपना है, वहां तो मौज है। तो फिर सत्येंद्र जैन का ये हालत किसने कर दिया? क्यों मक्कारी कर रहे हो कि सरकार, मोदी जी माफ नहीं करेगा? एक एक देखिए, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, ये संजय सिंह, ये आतिशी, इन सब ने सत्येंद्र जैन की बीमारी पर, इस बदहाली पर ये टिप्पणी की। सर 35-36 किलो वजन एक आम आदमी का गिर रहा है। हमारा आपका 35-36 किलो यदि वजन गिर जाए तो मर ही जाएंगे। इतना हट्टा कट्ठा जवान, 36 किलो वजन इसका कम हो गया, और ये मतलब ये आदमी बिल्कुल जिंदा है। तो ये दिखाता है कि ऐसा क्या था कि सत्येंद्र जैन मौज ले रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे अंतरिम जमानत दे दी है। ये भी सामान्य मामला नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि या तो सत्येंद्र जैन को मारने की कोशिश की जा रही थी, हत्या करने की कोशिश तिहाड़ जेल में हो रही थी, या फिर इन्हें लग गया है कि जेल से निकालने का इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और यदि जेल से नहीं निकाले तो मनीष और सत्येंद्र सरकारी गवाह बन जाएगा, और उसके बाद केजरीवाल का पूरा षड्यंत्र खोल देगा। ऐसा क्या कि तुम चीफ मिनिस्टर हो और तुम्हारे पास कोई मंत्रालय नहीं है, तुम्हारा सब जेल जा रहा है बारी बारी से, और तुम नहीं जेल जा रहे हो। इतने धूर्त हो कि तुमने कोई साइन ही नहीं किया है। इन सबकी धूर्तता ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया निकालने वाले थे। मुझे लगता है इन सबको इसीलिए इस बहाने से जमानत दिलाई जा रही है, ताकि जेल से बाहर है, क्योंकि सब कुछ भी हो जाए, जेल तो जेल होता है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को समझ में आ गया है। वो वीडियो जो आया कि जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, कि किस तरह से फाइलें चोरी की जा रही थी, ये तमाम चीजें दिखा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट में सर ये सब रिकॉर्ड जाएगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों तुम्हें चाहिए, पैसा कमाने के लिए। ये तमाम रिकॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इन सब मक्कारों की नकेल कसी जाएगी। और केजरी इसीलिए, वरना ऐसा क्या है सर कि मुझे राहुल गांधी से समय दिला दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम ट्विटर पे, मतलब ये तो लेट जाना हो गया ना,
कि राहुल गांधी समय दें। राहुल गांधी क्या इस देश का प्राइम मिनिस्टर है? तुम प्रधानमंत्री का तो अपमान करते हो, लेकिन राहुल गांधी ना मेंबर पार्लियामेंट है, ना मेंबर लेजिस्लेटिव है, ना किसी पार्टी में कोई बड़ा पद है। कौन है राहुल गांधी भाई? क्यों उसके चरणों में लेट रहे हो और ट्विटर पे लिख रहे हो कि समय मांग रहा हूं मैं? तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री हो भाई, राहुल गांधी कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे तो समझ में आता है। ये दिखता है कि चापलूसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने भी इनका गर्दन तेजी से दबा दिया है। अच्छा, अब वो जरा ऑडियो सुनवा देता हूं मैं, जो संजय सिंह का भाषण है, उसके बाद हम शीश महल पर आते हैं, फाइलों पर आते हैं। संजय सिंह ने किसी समय इन वंशवादी चेहरों के बारे में बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे थे। अब ये अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से भी, शरद पवार से भी। लेकिन क्या कहा था अपने भाषण में, जरा ये भी सुन लीजिए। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहाँ है बताओ? इन्हें लज्जा नहीं आती होगी सर, इन्हें लज्जा नहीं आती होगी। मतलब ये आज उन्हीं सब के चरण में लेटे हुए हैं, सिर्फ नेहरू परिवार के नहीं, लालू यादव के चरण में। सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव, जो मजाक संसद में उड़ाते थे, ये हमें राजनीति सिखाने आएगा। याद होगा आपको, पार्लियामेंट में लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल के कहा, ये लौंडा सोंडा हमें राजनीति, लोगों से हम राजनीति सीखेंगे। उस लालू यादव के बेटे के साथ गलबहियां करते हैं ये ममता बनर्जी का मजाक उड़ा रहे थे, ये मुलायम सिंह यादव का मजाक उड़ा रहे थे, ये वो फारूक अब्दुल्ला, इन्हीं सब गिरोह में आज ये केजरीवाल दंडवत पड़े हुए हैं। तो दिखाता है कि बड़ी बड़ी बातें करना और उस पर अमल करने में क्या फर्क है। ये बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, ये बेईमानों की टोली है। इन्हें चूंकि भ्रष्ट लोगों पे आरोप लगाते थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब पे आरोप लगाया, कभी कोई कोर्ट नहीं गया। इसने आरोप नितिन गडकरी पे लगा दिया, अरुण जेटली पे लगा दिया, तो फिर नाक रगड़ना पड़ा था पटियाला हाउस कोर्ट में। और उस सब हम लोगों ने देखा था किस तरह से पटियाला हाउस कोर्ट में अरुण जेटली के सामने नाक रगड़ा था, जिसे देहाती भाषा में कहते हैं ना, थूक करके चाटना। इन्हें लज्जा नहीं आती है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कभी इसके खिलाफ मानहानि नहीं दाखिल किया, क्योंकि लोग डरते होंगे। लेकिन जब जेटली जी ने किया, जब नितिन गडकरी ने किया, तो ये अदालत में सब थूक चाट करके आए हुए हैं। और उन सबकी रिपोर्टिंग हमने की हुई है, तो सब हमने देखा हुआ है कि क्या गताब की हुई थी और कितना। तो ये बेशर्मों की टोली है। मुझे लगता है कि इस देश की जनता को समझना चाहिए कि किस तरह से खेल कर रहे हैं। आज ये जिन को गाली दे रहे थे संजय सिंह, आज उन्हीं की चापलूसी और चाटुकारिता कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल की जो ये गत हुई है, ये जो सबको भ्रष्ट बताते थे, सबके दरवाजों पर नाक रगड़ रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, इसमें मोदी जी का कितना कंट्रीब्यूशन है? इनकी वो खाल उतारने में क्या मोदी जी ने भूमिका निभाई? इनको और दूसरे लोगों को भी आईना दिखाने का काम किया? क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, उस पूरी मुहिम ने, पूरे अभियान ने और सख्ती ने तो इनको निवस्त्र कर दिया है एक तरीके से। बिल्कुल सर, आपको याद होगा कि 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी, और ये बात युवाओं से कही थी
और ये कहा था कि अब कठोर होने का समय आ गया है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों का सौभाग्य रहा कि इस देश में दुनिया में 2 साल तक कोरोना का प्रकोप रहा, इसमें बेईमानों की टोली बच गई। आपको याद होगा 2019 में जब सरकार आई तो किस कदर से फ्रंट फुट पे सीधे खेलने लगी सरकार। 370 का खात्मा होना, उसके बाद ट्रिपल तलाक से लेकर कई सारी चीजें हुई। उसके बाद तुरंत 2020 में कि क्योंकि कोविड-19 कहा जाता है तो दुनिया में तो 2019 में ही आ गया, हमारे यहाँ 2020 के शुरुआत में आया। तो जो ही 2019 में सरकार बनी, 6 महीने में सरकार ने एकदम से फ्रंट फुट पे बैटिंग की, लग गया कि इन बेईमानों दलालों की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन ईश्वर का ऐसा कुछ था कि कोरोना आ गया, ये सब बच गए थे। प्रधानमंत्री ने अभी 2022 के 15 अगस्त को कहा अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, अब इन राक्षसों पे हमला होगा। युवाओं से कहा था कि आप सबसे आग्रह है कि आप हमारा साथ दीजिए, और इसीलिए अब सरकार फ्रंट फुट पे है। इन बेईमानों को छोड़ा नहीं जाएगा, इन्हें समझ में आ गया। और कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सबको लग रहा है कि हम अब डूबेंगे। ये डर इसी बात का है। और अक्सर जो हम लोग कहते हैं कि सर कि चोर अब जोर से नहीं बोलेगा। आप यदि बेईमान हैं, आपका अतीत यदि इतना गंदा है, तो आप जोर जोर से नैतिकता की बातें नहीं करेंगे। तो इन लोगों की बात यही हो गई है। ये केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, पूरा चंडाल चौकड़ी इनकी सामने आ गई है, अली बाबा 40 चोर टाइप का। इन सबको लग गया कि जाना तो अंदर है। लोगों को लगता था कि सरकार तो कुछ करती नहीं है, सिर्फ बोलती है। अरे अब क्या होगा भाई कि दिल्ली की पूरी चंडाल चौकड़ी जेल जा रही है, माँ बेटा दोनों जमानत। इस देश में सर कोई कल्पना कर सकता था कि राहुल गांधी चक्कर अदालत का लगाएंगे? इस देश में कोई कल्पना कर सकता था कि तिहाड़ जेल में जाकर के सोनिया गांधी डीके शिव कुमार से मिलेगी? और हमें आपको पता भी नहीं था। डीके शिव कुमार ने पोल खोल दिया कि भाई मिलने आई थी तिहाड़। क्यों मिलने गई थी तिहाड़? भाई चिदम्बरम से मिलने के लिए सोनिया गांधी तिहाड़ नहीं गई, बेटा को भेजा, अहमद पटेल को भेजा। लेकिन डीके शिव कुमार क्या थे जो पता नहीं चल पाया कि सोनिया गई तिहाड़ से? मतलब सोनिया किसी से तिहाड़ में मिलने जाएगी, राजमाता। बेटा राहुल गांधी और अहमद पटेल किसी से तिहाड़ में मिलने जाएगा, एक कल्पना से परे था। मुझे लगता है कि इस देश में जो ये विमर्श बनाया था, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। माँ बेटा जमानत पर है। ये पूरी चंडाल चौकड़ी, इस देश का पूर्व गृह मंत्री तिहाड़ रिटर्न है। बेईमानों की टोली। और जो काम अदालत का काम करना है वो अदालत ही करेगी सर, सरकार नहीं करेगी। लेकिन सरकार का फर्क तो होता है कि सिस्टम क्या है कि हम और आप उत्तर प्रदेश की सीमा में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में। हमने आपने देखा है सर, इसी दिल्ली में जब रिपोर्टिंग करके नोएडा या गाजियाबाद में आता था, डर लगता था सर रात में कि गाड़ी के पीछे कोई पीछा कौन कर रहा है। आज मैं खुद महसूस करता हूं कि दिल्ली से ज्यादा सेफ लोग नोएडा गाजियाबाद में महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क है, लोगों को फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए आप बेईमानी में ये जो मैं खलिहर खैराती कहता हूं, इन्हें समझ, ये पता नहीं किस लिए इन्हें रतौंधी है या क्या है, समझ में नहीं आता। ये चीजें स्पष्ट है। और मुझे लग रहा है जो चीजें इन खलिहर खैरातियों को समझ में नहीं आता, वो इन नेताओं को समझ में आ रहा है कि अब तो अंदर जाना होगा बेईमानों की चंडाल चौकड़ी को। जी, आपने तिहाड़ का जिक्र किया, सोनिया गांधी का जिक्र किया, डीके शिव कुमार से मिलने गई, इसका जिक्र किया। आपको क्या लगता है ये सत्येंद्र जैन जेल में काफी समय से हैं, अरविंद केजरीवाल कभी मिलने नहीं गए, वो अस्पताल भी आए, कभी अस्पताल में भी मिलने नहीं गए। बिल्कुल सर। इसी तरीके से अब मनीष सिसोदिया जेल में हैं, ये कभी उनसे मिलने नहीं गए। और जब सत्येंद्र जैन अंदर गए, जब मनीष सिसोदिया अंदर गए, ना ये कलकत्ता गए ममता बनर्जी से मिलने और सहयोग मांगने, ना ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलने गए। अब इनके सिर पर अगर तलवार लटकी है तो ये भागे फिर रहे हैं। आपको इनका एक अलग तरह का चरित्र दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, आपने वो बात कह दिया। सुबह में मैं आज यही सोच रहा था और मैं सोच रहा था इस पे विश्लेषण करूं। आज मेरे दिमाग में ही आया कि सत्येंद्र जैन को जो ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत, अंतरिम जमानत मिली, मेरे दिमाग में यही आया कि आदमी इतना बेईमान, इतना धूर्त है। यदि मनीष सिसोदिया इस धरती का सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री था, यदि सत्येंद्र जैन इस ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री था, तो ये मिलने क्यों नहीं गया? ये आदमी मैंने अपने विश्लेषण में कई बार इंडिकेट किया कि यह आदमी चाहता था कि मनीष सिसोदिया का पॉलिटिकल वध हो जाए। ये चाहता है सत्येंद्र जैन का पॉलिटिकल वध हो जाए और सत्येंद्र जैन जेल में मर जाए। इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि देखिए,
सर इसने उन सबका पॉलिटिकल वध किया, और ये इतना धूर्त आदमी, इसने अन्ना हजारे का वध कर दिया पॉलिटिकल। इसने बड़बोले कुमार विश्वास का खात्मा कर दिया। आसान नहीं था कुमार विश्वास जैसे बड़बोले व्यक्ति का खात्मा कर देना। आपका कुमार विश्वास भले कुछ भी कर दें, बर्बाद तो कर ही दिया। भले पैसा उनके पास बहुत होगा, बहुत यूट्यूब से कमा रहे होंगे, सब कुछ कर रहा होगा, मंच से कमा रहे होंगे, लेकिन जो एक सपना था कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, संसद भवन में जाऊंगा, राज्यसभा का सदस्य होऊंगा, कुछ भी हो जाए। कई बार सर बहुत लोग पैसे कमा लेते हैं, लेकिन राज्यसभा की पीड़ा उनकी होती है। बड़े बड़े धन्ना सेठ राज्यसभा जाने के लिए अपना पूरा सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। वो सौभाग्य तो कई गुप्ता जी को मिल गया। वो एक कहते हैं लोग कि एक टिकट ब्लैकिए को मिल गया। ऐसे ऐसे लोगों को केजरी ने दे दिया, लेकिन कुमार विश्वास को नहीं दिया, किरण बेदी को नहीं मिला। आपको याद होगा एक आनंद कुमार जी थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पता नहीं कहां गायब हो गए, पता ही नहीं है। अन्ना आंदोलन के ऐसे ऐसे लोग गायब हो गए। और ऐसा व्यक्ति जिस मनीष सिसोदिया को पता नहीं, मैं तो नहीं जानता था इतने दिन पत्रकारिता में कि ये कोई पत्रकार भी है। इसका नाम आया कि पत्रकार है, पता नहीं कहां से उत्पत्ति हो गई, पत्रकार है, रहा होगा कि बहुत सारे पत्रकार होते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को, चिरकुट लोगों को इसने बड़ा किया। आप देखिए अभी जो केजरीवाल के इर्द गिर्द है, ये सब के नाम 2-3 साल पहले कोई नहीं जानता था, 4-5 साल पहले। इसका मतलब है कि ये कोई ना कोई रहस्य सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इसका खोलेगा, इसलिए इन सबका खात्मा। देखिए सोनिया गांधी को डर लगा चिदम्बरम से कि कुछ खेल ना कर दे, तो बेटा को और अहमद पटेल का जाना मतलब सोनिया गांधी का जाना, राहुल गांधी का जाना मतलब सोनिया गांधी का जाना। तिहाड़ में चिदम्बरम से नहीं मिले, लेकिन डीके शिव कुमार से मिले। हो सकता है कि तिहाड़ में सोनिया भी मिली होंगी, खबर लीक नहीं हुई। बहुत सारी खबरें लीक नहीं होती है, क्योंकि डीके शिव कुमार से सोनिया मिली, ये भी खबर लीक नहीं हुई थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल सर, बहुत गंभीर मामला जो आपने उठाया है, ये है कि केजरी सिसोदिया से क्यों नहीं मिला। और सिसोदिया के गिरफ्तार होते ही मंत्रिमंडल से उसे हटा दिया, घर भी छीन लिया। सत्येंद्र जैन तो साल भर से उस सरकारी बंगले में रह रहा था, मौज ले रहा था। तो इसको ईर्ष्या क्या थी सिसोदिया से? क्या सिसोदिया को भी निपटाना? कल को देखिएगा कि कल को सिसोदिया भी कोई बीमारी का बहाना बना करके जमानत मांगने आ जाएगा। हो सकता है मरने का कंडीशन, 50 किलो उसका भी वजन कम हो जाए। तो ये दिखता है कि ये चंडाल चौकड़ी जिसने धरती पर सबसे ईमानदार था, उसकी लड़ाई। आप स्कूलों को तो प्रेशर बना देते हो प्रिंसिपल को कि भाई लिखो कि मनीष चच्चा को क्यों गिरफ्तार किया। आप इतने ईमानदार थे तो आपको मिलने जाना चाहिए था, नैतिक सपोर्ट मिलता। ये दिखाता है कि आज तो आप, सही बात है, आपने एक और इशारा सही किया कि ममता बनर्जी से मिलने आज जा रहे हो, तो इन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ क्यों नहीं गए ममता बनर्जी से मिलने? कि कल को वो भी कहती कि मेरे भतीजा को जब जेल होगा तो तुम लोग भी आओ। अपना जब गला फंसा, और गला सर सत्ता का नहीं फंस रहा है अब इन सबका। केजरीवाल जेल जाएगा, ये हर किसी को पता है, क्योंकि जिस कांड में सिसोदिया जेल गए हैं, जिस कांड में सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, उसका भागीदार सिर्फ और सिर्फ सत्येंद्र जैन और केजरी नहीं हो सकते। क्योंकि दिल्ली सरकार में तिनका भी यदि गिरता है तो केजरीवाल का है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार में कोई मंत्री चोरी में पकड़ा जाएगा तो ये कतई नहीं माना जाएगा नरेंद्र मोदी उससे बच पाए, क्योंकि हर किसी को पता है कि मोदी राज में बिना नरेंद्र मोदी के इशारे से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए भ्रष्टाचार का 9 साल में कोई कुछ नहीं उठ पाया, कोई विपक्ष कोई मुद्दा नहीं बना पाई। तो केजरीवाल की सरकार में इतनी बेईमानी हुई, शराब माफियागिरी का धंधा, इतना बड़ा कांड हो गया, और केजरीवाल इस बीच में भूमिका ही नहीं है। तो केजरीवाल को पता चल गया है कि एक ना एक दिन हो सकता है सरकारी गवाह बन जाएगा सिसोदिया, पूरा खेल खुल जाएगा। 9 घंटे जिस दिन, अब देखिए केजरीवाल में सर चेंज कब से आया है, मैंने कई बार इस बात का विश्लेषण किया है। जिस दिन 9 घंटे सीबीआई ने इसे उल्टा कर लटकाया, केजरीवाल को समझ में आ गया कि सब कुछ, क्योंकि उसी दिन उसे बताया गया कि चड्डा का क्या काम है। उसी दिन, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं शायद के अरविंद हैं, हाँ। उसके बारे में बताया गया कि के अरविंद ने बताया है कि तुम्हारे बारे में कि चड्डा बैठा करता था। तो चड्डा सिसोदिया के साथ क्यों बैठा करता था, उसी में बहुतों का नाम आया। तो केजरीवाल को समझ में आया कि यदि चड्डा फंसेगा तो उसका नाम भी आएगा। तो आज न कल बहुत, और मुझे लगता है कि हो सकता है जांच एजेंसी भी कि सिसोदिया, यदि केजरीवाल को सीधे पकड़ लिया जाए तो एक हवा क्रिएट हो जाएगा। बारी बारी से सब बेनकाब हो रहे हैं, और इसीलिए चोरों की इतने अल्ली बाबा 40 चोर की चौकड़ी सर जमा हो गई है पूरी तरह। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो मैं चाह रहा था, तो इसकी तरफ देश का ध्यान जाना चाहिए कि केजरी सिसोदिया इतना प्रिय था। मतलब तुम तो राम लक्ष्मण बने हुए थे, और वो आदमी इतने दिन से जेल में है, उसकी पत्नी बीमार है,
उसका बेटा विदेश में मौज ले रहा है और तुम उस सिसोदिया से मिलने जेल में नहीं गए। सत्येंद्र जैन तुम्हारा इतना भरोसेमंद, धरती का सबसे काबिल, तुम उससे मिलने नहीं गए, क्यों? इसका मतलब क्या? ऐसा तो नहीं कि तुम चाहते थे निपट जाए, जेल गया निपट जाए, बहुत कुछ पोल पट्टी खोलेगा ये सब, ये जेल से किसी बाहर ना आ पाए। अभी आपने जो इशारा किया था, जरा अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट पढ़ता हूं, दर्शकों की समझ में कुछ चीजें आएंगी। लिखते हैं, जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला है। उस तानाशाह की एक ही सोच है, सबको खत्म कर देने की। वो सिर्फ मैं में ही जीता है, वो सिर्फ खुद को ही देखना चाहता है। भगवान सब देख रहे हैं, वो सब के साथ न्याय करेंगे। ईश्वर से सत्येंद्र जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भगवान उन्हें इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। ये जो सत्येंद्र जैन का अचानक 35 किलो वजन घटा है, आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए मनीष जी कि ये क्या कर्मकांड हुआ है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए अचानक उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कुछ ही समय में? जब तक वो मसाज के सीसीटीवी आ रहे थे तब तक तो वो हट्टे कट्टे बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाई दे रहे थे कि जैसे सेहत पर कोई फर्क ही ना पड़ा हो इतने महीने जेल में रहने के बाद। अचानक जैसे ही कोई नया जेल मंत्री आता है, उनकी सेहत बिगड़ने लगती है, हालत ये हो जाती है कि उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। और साजिश, देखिए मैं इशारा कर रहा हूं कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में क्यों, जब सुविधाएं नहीं है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हैसियत लोगों ने देखी हुई है। तो यदि इस भाई वो मंत्री है, वो दिल्ली सरकार का मंत्री है, तुम्हारे पास इतनी सुविधाएं, एम्स में इलाज कराओ, क्यों नहीं करा रहे हो एम्स में इलाज? लीक हो जाएगी रिपोर्ट, इसीलिए फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है। हो सकता है सत्येंद्र जैन को केजरीवाल मरवा दे, मुझे तो इस बात का संदेह है। और कोई भी व्यक्ति, सर सत्येंद्र जैन भले ही अपराधी एक्यूज्ड है, हो सकता है सर वो बहुत गंभीर मामले का गवाह हो। और मेरा इशारा सीधे है कि भारत सरकार से कि सत्येंद्र जैन की जान बचनी चाहिए। सत्येंद्र जैन की यदि मौत हो गई, यदि उसे मार दिया गया, तो बहुत कुछ छूट जाएगा। इतनी बड़ी नैतिकता की बातें सुनने में कितना अच्छा लगता है। देखिए कितनी बड़ी बेईमानी और धूर्तता है। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है और तुम कह रहे हो एक आदमी, मतलब सीधे मोदी की तरफ इशारा है। ये धूर्तता है, ये जांच एजेंसी तक नहीं है मामला, सुप्रीम कोर्ट तक तुम्हें जमानत नहीं दी। जमानत जो मिली हुई है वो अंतरिम जमानत है। अंतरिम जमानत आपके गिरगिराने पर, आपके मर जाने के डर से कि मर न जाए कहीं तिहाड़ में, जजों को भी लगता है कि नैतिक रूप से, क्योंकि जिंदगी महत्वपूर्ण है सर, इसीलिए इसको जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत इलाज के लिए दी गई है। और ये लोग इतने धूर्त हैं कि नहीं। और मुझे तो लगता है सर, जमानत तो अधिकार है एक्यूज्ड का, कानून कहता है कि बेल इज राइट, बेल तो अधिकार है एक्यूज्ड का। सोचिए कि बेल नहीं मिल पा रहा, तब ये लोग इस कदर झूठ बना रहे हैं। यदि इनको बेल पहले मिल गया होता तो ये किस तरह से परसेप्शन क्रिएट करते। यही खेल। और मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सरकार को सत्येंद्र जैन के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि इसके डॉक्टर की जो पैनल है वो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसका इलाज होना चाहिए। मेरा पूरा ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सत्येंद्र जैन का इलाज होना चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन इस देश का नागरिक है। उसकी मौत ऐसे ही कोई इसकी हत्या कर दे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सत्येंद्र जैन कई सारे मामले का, गंभीर मामले का गवाह है और उसकी रक्षा, उसके जीवन की रक्षा होनी बहुत जरूरी है। अगले विषय पर चलते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं सचिवालय के सतर्कता विभाग से, जिस तरीके से रात में 2-2:30 बजे फाइलें इधर से उधर की जा रही हैं, और जितनी जल्दी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश, फैसला आने के बाद की थी सतर्कता विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी राजशेखर को हटाने की, और अब ये फाइलों का सीसीटीवी फुटेज कि रात में 2:30 बजे फाइलें इधर से उधर की जा रही हैं, फोटोकॉपी कराई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने, हरदीप पुरी ने कहा है कि ये बेहद गंभीर मामला है, ये अपराध बनता है। आपको क्या लगता है ये पूरा प्रकरण क्या है, और क्या ये पूरा मामला अब इनके गले की फांस बनेगा? एक दूसरा मामला, उस पर भी जवाब दीजिएगा। एलजी के पास अब फाइल पहुंच गई है,
शीश महल के पुनर्निर्माण की या रेनोवेशन की, और कुल मिलाकर के 45 करोड़ नहीं 52 करोड़ खर्च हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। ये दोनों मामले जो हैं, क्या इनके गले की फांस बनने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, जब अध्यादेश में साफ हो गया है, अध्यादेश नहीं, ये पहले का रूल है कि दिल्ली का बॉस उपराज्यपाल है। और मुझे अभी अजय माकन का वो पूरा इंटरव्यू मैं देख रहा था, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित जी की सरकार में प्रभावशाली मंत्री थे। उन्होंने कहा सबको पता है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी इसके पास अधिकार अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या पांडिचेरी की अपेक्षा कम है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल है। इसीलिए जो अधिकार लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को मिल सकता है, वो भी अधिकार दिल्ली के पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास संसद भवन है, दिल्ली के पास राष्ट्रपति भवन है, सेना मुख्यालय है, दिल्ली के पास, दिल्ली में उच्चायुक्त, पूरे दुनिया भर के उच्चायोग हैं। ऐसे कंडीशन में दिल्ली कैपिटल नहीं है, अर्ध राज्य भी नहीं है, इस बात की पूरी व्याख्या है। और केजरीवाल को इस सब कुछ पता है। उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है। अब इस मामले को पलट दिया गया है, अध्यादेश आ गया है, संसद से पास भी हो जाएगा। राज्यपाल ही बॉस हैं, तो राज्यपाल ही तय करेंगे कि पूरा रिपोर्ट राज्यपाल ने मंगवाया और उसमें साफ हुआ कि शीश महल बना, लुटियन दिल्ली में आप बिना अनुमति के तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। इस मामले में भी केजरी फंसेंगे, फाइल क्यों चुरा रहा था, और ये सब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो इन सब के ऊपर एकदम से उल्टा पड़ जाएगा, ये साफ है। और जो हम लोग जहां लगातार कह रहे हैं कि वो वही मामला है सर, कि केजरीवाल को साफ लग गया है कि अब मामला गर्दन के ऊपर बस गया, बस नाक तक पहुंचना है, नाक डूबा उसके बाद तो मौत तय है इंसान का। तो गर्दन तक तो पानी आ गया, उसे नाक तक आने का डर लग रहा है कि डूब करके मर ना जाए कहीं। और ये पूरी तरह से राजनीतिक हत्या, मुझे कई बार लगता है कि एक विश्वास की भी हत्या, केजरीवाल ने उस राजनीति की भी हत्या कर दी कि एक उम्मीद कई राज्यों में जो कुछ नया युवक करते, उस सब उम्मीद की हत्या इस आदमी ने कर दी है। ये पॉलिटिकल पार्टी के दूसरे नेताओं से भी ज्यादा घाक और धूर्त निकल गए हैं, ये चीजें साफ हो गई है। इसीलिए अब पूरी तरह से इनका पूरी जो फाइल राज्यपाल के पास है वो खुलनी है। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये दिखाता है कि आप रात में क्या कुछ कर रहे थे, ये सबूत नष्ट करने का मामला है और ये गंभीर अपराध है। कार्यक्रम के आखिर में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं मनीष जी। सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे कि पार्लियामेंट जो बनी है, नई पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश दे कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल वो याचिका खारिज कर दी, बल्कि ये भी कहा कि अगर इस तरह की हरकतें हुई तो हम बहुत मोटा जुर्माना लगाएंगे। नंबर 2, ये हमारा काम नहीं है। वैसे तो जब ये पार्लियामेंट और सेंट्रल विस्टा बनने जा रहे थे, प्रपोज ही किया गया था, उस समय भी ये लोग भाग करके सुप्रीम कोर्ट गए थे, वकीलों की फौज इकट्ठा की थी, कुछ एनजीओ को लगाया था जी पर्यावरण का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा, यानी तब भी इसको रोकने की कोशिश की, और अब बन करके तैयार हो गई है। और जिनके इनिशिएट करने से बनी है सेंट्रल विस्टा भी, पार्लियामेंट भी, उनको ही अब ये उद्घाटन करने से रोकने के षड्यंत्र रच रहे हैं और जम करके राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो फटकार पड़ी है, इस पर आपकी राय जरूर चाहेंगे हमारे दर्शक। बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार याचिकाकर्ता को लगाई है। ये याचिकाकर्ता रेगुलर इस तरह की याचिका लेकर के जाते हैं और ये सबको पता है कि किस पार्टी का इशारा एक तरह से रहता है। हो सकता है याचिका यदि स्वीकार कर ली जाती, इस रूप में मामला आगे जाता, तो कल को कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी इसकी वकालत कर रहे होते, लेकिन जड़ में ही मट्ठा डाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे षड्यंत्र की हवा निकाल दी। कहा कि तुम्हारे ऊपर हम जुर्माना ठोकने का मन कर रहा है, लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं। ये कब तब कहा जब याचिकाकर्ता कहा माय लॉर्ड हम याचिका वापस लेना चाह रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सॉलिसिटर जनरल थे, सॉलिसिटर ने कहा कि मिलॉर्ड यदि आप इसे वापस ले लेंगे तो ये हाईकोर्ट चले जाएंगे भाई साहब, और कहीं हाईकोर्ट में कुछ कांड न करवा दें, इसीलिए तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर जुर्माना ठोकिए।
और याचिका खारिज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी रहम की, कायदे से इसके ऊपर हर ज्यादा ठोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहां कानून में है, संविधान के मुताबिक काम करोगे, इस देश के कानून के मुताबिक, कि कुछ भी लेकर चले आओगे, हम जानते हैं कि तुम किस लिए लेकर के आओ। ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है और याचिका को खारिज कर दिया गया। ये वही याचिका करता है जो इससे पहले नुपुर शर्मा के मामले में शिव नारायण ढींगरा, जस्टिस ढींगरा के खिलाफ से लेकर के अमन लेखी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की मांग करने आए थे। ये यही याचिका करता है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की बहुत सारी चीजें हैं ईवीएम पे। तो इस समझ में आता है कि किसके इशारे पर कहां हो रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया। इसका मतलब है कि एक तरह से हर तरह से फेल होने के बाद इस देश विरोधी तत्व ने एक एजेंडा चलाया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी कर दे। पता था कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश तो नहीं आएगा, कभी टिप्पणी कर दे तो हम बस हवाई करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गुब्बारे से एक तरह से हवा निकाल दी इनके पूरे षड्यंत्र का। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, देश के लिए उत्सव का वक्त था कि भारत का अपना संसद भवन, हमारे अपने मजदूरों के मेहनत से, हमारे अपने आर्किटेक्ट से, हमारे अपने कारीगर से और टाटा का 21 भूमिका है, ये भारत के लिए गौरव का क्षण था। और ये हमारे लिए, हम सब जब पार्लियामेंट कवर करते थे, जर्जर स्थिति है सर संसद भवन की। कभी भी लगता है कि कोई हिस्सा कहां से किसी सांसद के ऊपर गिर जाए, किसी के ऊपर गिर जाए। अभी ये जरूरी था कि इसको, अब उस क्षमता भी कम है तो जरूरी था संसद। और ये बात इस सरकार ने नहीं, उस पिछली सरकार ने 2012 में तय किया था कि अब नया संसद बनना चाहिए। बस सिर्फ फर्क ये है कि क्रेडिट इनको क्यों नहीं मिल रहा। यही यदि कह दिया था कि नहीं नरेंद्र मोदी नहीं, सोनिया जी उद्घाटन करेंगे तो बहुत अच्छा लगता इन्हें, क्योंकि सोनिया गांधी कुछ भी नहीं है फिर भी हर चीज का उद्घाटन करती थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन कर दिया, मणिपुर का कर दिया। इन्हें शर्म भी नहीं आती है कि इन सब उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं। थोड़ा सा तो नैतिक रूप से ईमानदार होते तो ये बोलते तो छज भी जाता, अच्छा भी लगता। कमाल है कि जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के सामने सुपर कैबिनेट बना करके रखी हुई थी, हमने अपने उस पर विश्लेषण इसको किया, उस सुपर कैबिनेट बनाकर रखा था पैरेलल में। आप प्रधानमंत्री को अपना घरेलू नौकर समझ रहे थे, राष्ट्रपति का आपने कभी इज्जत किया नहीं, और आप ये सब बातें करते हैं। देश को समझ में आता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से समझिए इन सबको नग्न कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई मुद्दों पर बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।